आप लोगों का टॉपिक चल रहा है राव मालदीव। मालदीव के बारे में आप लोगों को राजनीतिक उपलब्धियां, किस तरह से उसने मारवाड़ का साम्राज्य विस्तार किया, इससे पहले बताया जा चुका है। अब इसके अंतर्गत बताया जाएगा कि केंद्रीय सत्ता यानी कि दिल्ली के प्रति मालदीव की किस प्रकार की नीति रही। मालदीव के शासनकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के रूप में दो शक्तियों ने शासन किया, मुगल और अफगान। मुगल और अफगानों के तीन राजा काबिज रहे। 1530 से 1540 ईस्वी तक हुमायूं, 1540 से 1545 ईस्वी तक शेरशाह, और उसके बाद शेरशाह के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। और उसके पश्चात 1556 से लेकर 1562 ईस्वी तक अकबर। इस प्रकार से बीच में 1555 से 1556 हुमायूं दोबारा शासक रहा। इस तरह से शेरशाह मालदीव के शासनकाल में मुख्यतः तीन राजा शासक रहे। और मालदीव को प्रारंभिक 10 वर्षों में यानी कि हुमायूं के समय में इसीलिए समय प्राप्त हुआ कि उसने आसानी से उसकी आंतरिक अव्यवस्थाओं को देखते हुए उसने मारवाड़ का साम्राज्य विस्तार कर लिया। लेकिन जब अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया तो केंद्रीय सत्ता के सीधे संपर्क में आ गया और इसीलिए उनके प्रति उसने सहयोग और प्रतिरोध की नीति अपनाई। अब यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे मालदीव और हुमायूं। जब मालदीव को विभिन्न युद्धों में सहायता प्राप्त हो गई और राजस्थान में सर्वोच्चता की ओर वह आ गया तो और इस समय में बाबर का जो पुत्र था हुमायूं, वो चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेरशाह से हार चुका था। और इन युद्धों में हारने के पश्चात शेरशाह सूरी की सत्ता भारत में स्थापित हुई और हुमायूं को वहाँ से भागना पड़ा। हुमायूं इधर से उधर खानाबदोश के रूप में भाग रहा था और 1541 में वो सिंध के भक्कर नामक स्थान पर पहुंचा। इस बीच शेरशाह ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए सिंध, पंजाब, मालवा, बिहार, बंगाल आदि क्षेत्रों में अपने सैनिक दस्ते भेज दिए और एक बड़ी सेना के साथ वो स्वयं भी विभिन्न क्षेत्रों में जा रहा था। मालदीव इन नई परिस्थितियों के प्रति पूरी तरह उदासीन रहा और लेकिन उसने ये अनुभव किया कि शेरशाह की शक्ति अभी बिखरी हुई है, इतनी मजबूत नहीं है और शेरशाह बंगाल गया हुआ है। तो ऐसे में दिल्ली में आराम से वो अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर सकता है और इसके लिए उसने साधन बनाना चाहा हुमायूं को। और इसीलिए उसने हुमायूं को जनवरी 1541 में यह संदेश भिजवाया कि यदि वह मारवाड़ आ जाए और शेरशाह के विरुद्ध वह मालदीव उसे सहायता दे देगा। मारवाड़ के ख्यात और हुमायूं के समकालीन लेखक इस निमंत्रण के संदर्भ में मौन हैं, लेकिन परवर्ती फारसी ग्रंथ कहते हैं कि मालदीव ने हुमायूं को 20,000 घुड़सवारों की सहायता देने का वचन दिया था। अब मतलब जब ये सब हो गया तो निमंत्रण देने का कारण क्या हो सकता था? निमंत्रण देने का कारण था हुमायूं की सहायता करके मालदीव अपनी सर्वोच्चता को प्रदर्शित करना चाहता था, शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था और मालदीव को ये लगता था कि यदि हुमायूं उसकी सहायता से अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त करेगा तो सदैव उसका पक्षपाती बना रहेगा और साथ ही उसका राज्य सुरक्षित रहेगा। मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याणमल, जो कि शेरशाह की सहायता के लिए पहुंच गए हैं, वो भी उनसे भी वो आसानी से अपना बदला ले सकता है। तत्कालीन परिस्थितियां भी मालदीव के अनुकूल थी कि मालदीव सर्वोच्चता के शिखर पर था। मालदीव ने इस प्रकार से अपना निमंत्रण हुमायूं को दिया, लेकिन हुमायूं ठट्टा के राजा शाह हुसैन की सहायता से गुजरात विजय की योजना बनाता रहा, लेकिन उसने मालदीव के निमंत्रण पर ध्यान नहीं दिया। जब हुमायूं को सब जगह से निराशा हाथ लगी तब अगस्त 1542 में वह फलौदी परगने में पहुंचा। फलौदी परगना मारवाड़ राज्य के अंतर्गत ही आता था और फलौदी परगने के जोगी तीर्थ नामक स्थान पर उसने अपना पड़ाव डाला और यहाँ उसने मालदीव की सेवा में अशर्फियाँ, फल, मेवे आदि भिजवाए। मालदीव ने हुमायूं की सेवा में अशर्फियाँ, फल, मेवे आदि भिजवाए और उसे आश्वासन दिया कि वो बीकानेर का प्रदेश उसे दे देगा, लेकिन अब उसने सैनिक सहायता का पक्का आश्वासन नहीं दिया। हुमायूं भी मालदीव के प्रति संदेहशील हो गया और मालदीव की बात को जानने के लिए उसने अपने 3 दूत मीर समंदर,
रायमल सोनी अतका खां मालदीव के पास भेजे और इन दूतों ने हुमायूं को ये बताया कि मालदीव का हृदय पूरी तरह साफ नहीं है, उन्हें शीघ्र ही मारवाड़ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि और इसी समय में हुमायूं का एक भूतपूर्व पुस्तकालय अध्यक्ष था मुल्ला सुर्ख, वो भी मालदीव की सेवा में था। उसने भी हुमायूं को ये संदेश दिया कि मालदीव उसे बंदी बनाना चाहता है। और जब ये सब हुमायूं को पता चला तो हुमायूं ने 22 अगस्त 1542 को ही हुमायूं ने मारवाड़ छोड़ दिया और अमरकोट पहुंच गया, जहां अमरकोट के राजा ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। अब मालदीव के व्यवहार की समीक्षा की जाती है कि मालदीव ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, दोनों के मध्य किस तरह की गलतफहमियां आईं। मुस्लिम इतिहासकार ये कहते हैं कि मालदीव ने निमंत्रण दिया इसीलिए हुमायूं मारवाड़ आया, और मालदीव ने जब सहायता नहीं दी, उसके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की, तो हुमायूं वापस लौट गया और इसीलिए उसके निमंत्रण को एक षड्यंत्र और शत्रुतापूर्ण कार्य और विश्वासघाती कहा जाता है। जौहर और अबुल फजल के अनुसार मालदीव ने हुमायूं से बहुमूल्य हीरे जवाहरात लेने के लिए उसे मारवाड़ बुलाया था, जबकि निज़ामुद्दीन, गुलबदन बेगम जिसने हुमायूं नामा लिखी है, बदायूनी, जौहर, अबुल फजल आदि इतिहासकार ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मालदीव पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि शेरशाह का दूत इस समय मालदीव के पास आया था और उसने ये कहा था कि यदि वो हुमायूं को बंदी बना लेगा तो शेरशाह इस पर आक्रमण नहीं करेगा, और इसीलिए वो हुमायूं को बंदी बनाना चाहता था। हुमायूं को ये बात अपने गुप्तचरों से पता चल गई और इसीलिए हुमायूं राजधानी छोड़कर चला गया। वस्तुतः मतलब वास्तविकता क्या थी, लेकिन ये स्पष्ट है कि हुमायूं मारवाड़ की सीमाओं में आया था। मारवाड़ की ख्यात के अनुसार हमें ये पता चलता है कि हुमायूं मारवाड़ आया था, मालदीव ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया, उसकी इच्छा से उसे फलौदी ठहराया था। इस प्रकार से विभिन्न इतिहासकारों ने इस संदर्भ में अपने विभिन्न मत दिए हैं। लेकिन यदि हम मालदीव की तरफ से देखें कि मालदीव ने सहायता क्यों नहीं की, हुमायूं जिस समय में मालदीव 1541 में उसे आमंत्रित किया तब हुमायूं नहीं आया। 1542 में जब आया, जब तक शेरशाह अपनी प्रारंभिक समस्याओं को खत्म कर चुका था। अब जब वो लेट पहुंचा मारवाड़, और उस समय तक राजनीतिक परिस्थितियां जो थी वो बदल चुकी थी, हुमायूं की स्थिति बहुत अधिक दयनीय हो चुकी थी और निमंत्रण को स्वीकार करने और मारवाड़ तक आने में बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया था, और इस सब की वजह से मालदीव हुमायूं को सहायता नहीं दे पाया। यानी कि 1541 में जब बुलाया, जब शेरशाह की कंडीशन जो थी वो डामाडोल थी, इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जब वो हुमायूं आया तब तक शेरशाह मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। और ऐसी समय में इसी वजह से मालदीव जो था वो शेरशाह को सहायता नहीं दे पाया। मालदीव जानता था कि वो अकेले हुमायूं की मदद से शेरशाह को नहीं जीत सकता, और वो अकारण ही शेरशाह से शत्रुता मोल नहीं लेना चाहता था, अपने राज्य को संकट में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि हुमायूं को सहायता नहीं दी। मालदीव की जो आलोचना है वो एक पक्षी है, क्योंकि कोई ये नहीं, मुस्लिम इतिहासकारों ने ये बात नहीं कही कहीं भी कि हुमायूं निमंत्रण को लेट स्वीकार करके हुमायूं मालदीव के पास गया। यदि वो उसी समय में जब उसने भक्कर में शरण ली थी तभी वो मालदीव के पास चला जाता तो शायद सही रहता। हालांकि आधुनिक विद्वान हुमायूं की सहायता न देने की मालदीव की नीति को सही, उचित, न्यायोचित, समयानुकूल और दूरदर्शितापूर्ण बताते हैं। ठीक है, तो इन सब से ये पता चलता है कि मालदीव ने हुमायूं के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया था, बल्कि उसने उसकी सहायता न देकर अपने राज्य की रक्षा की थी, और ये हर राजा का स्वार्थ होता है कि वो अपने राज्य की रक्षा पहले करे। अब हम बात करेंगे यहाँ मालदीव और शेरशाह की। जब मालदीव ने हुमायूं की सहायता नहीं की और उसे वापस लौटा दिया तो इस समय में ये भी कहा जाता है कि शेरशाह का दूत जो था वो मालदीव के पास आया था कि वो हुमायूं की सहायता ना करे। शरणागत और सहायतापेक्ष हुमायूं को शेरशाह के कहने पर ही मालदीव ने वापस लौटा दिया, लेकिन बाद में 1543 ईस्वी में रायसिंह के अभियान से जब शेरशाह को मुक्ति मिल गई तो शेरशाह का अगला शत्रु मालदीव बचा। इन दोनों के मध्य जो युद्ध हुआ है वो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ है, और
गिरी सुमेल का ये युद्ध था, उसका मुख्य कारण क्या था? अब्बास खां शेरवानी तो ये कहते हैं कि इस युद्ध का मुख्य कारण धर्म युद्ध था, यानी कि शेरशाह इस्लाम धर्म को मानने वाला था, मालदेव हिंदू धर्म को मानने वाला था, और इसलिए ये युद्ध हुआ। ओझा कहते हैं कि बीकानेर के राजा कल्याणमल ने शेरशाह से मालदेव के विरुद्ध सहायता मांगी थी। अब ईश्वरी प्रसाद और ए.एल. श्रीवास्तव जी कहते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य जो थे, यानी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, साम्राज्य विस्तार, वो इस युद्ध का मुख्य कारण था। वस्तुतः शेरशाह और मालदेव की महत्वाकांक्षाएं कि दोनों ही एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, इसलिए ये युद्ध हुआ। शेरशाह को मालदेव की बढ़ती हुई शक्ति से भय हुआ कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों पर यह अधिकार कर चुका है और अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए शेरशाह के लिए आवश्यक था कि वो मारवाड़ को नियंत्रित कर दे। मालदेव की हुमायूं के प्रति नीति भी काफ़ी हद तक इस युद्ध के लिए उत्तरदायी थी कि मालदेव ने हुमायूं को शेरशाह के विरुद्ध सहायता के लिए आमंत्रित किया। सहायता दी या ना दी ये एक अलग बात है, लेकिन आमंत्रित करना ही मालदेव की एक बड़ी भूल हो गई और इसीलिए शेरशाह ने उसे मालदेव को दंडित करने का प्रयास किया, क्योंकि उसका ये मानना था कि मालदेव को शेरशाह के कहने पर हुमायूं को बंदी बनाकर उसे सौंपना था, जबकि उसने हुमायूं को बंदी नहीं बनाया, आसानी से जाने दिया। मालदेव के जो शत्रु थे, मेड़ता का वीरमदेव, बीकानेर का कल्याणमल, वो शेरशाह की शरण में थे और उन्होंने शेरशाह के दरबार में पहुंचकर उसे मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया था। धार्मिक विद्वेष तो जैसा कि है ही है कि दोनों के मध्य था। अब महत्वपूर्ण था कि मालदेव पर आक्रमण शेरशाह कैसे करेगा। शेरशाह ने एकदम से मालदेव पर आक्रमण नहीं किया और उसका कारण था उसकी भौगोलिक स्थिति। वह मालदेव की शक्ति को जानता भी था, उसके प्रति सचेत भी था। तारीख़ शेरशाही के अनुसार शेरशाह ने 50,000 प्रशिक्षित सैनिकों और विशाल तोपखाने के साथ मारवाड़ अभियान शुरू किया। अब शेरशाह मालदेव ये नहीं पता लगवा पाया कि शेरशाह किस मार्ग से आक्रमण करेगा। एक संभावना थी कि कल्याणमल को बीकानेर देने के लिए बीकानेर की ओर से आक्रमण करे, दूसरी संभावना थी कि अजमेर से मेड़ता पहुंचकर वीरमदेव को उसका राज्य दिलाए तब आक्रमण करे। लेकिन ये दोनों ही क्षेत्र जो थे, वो रास्ते जो थे, वो कठिनाइयों से थे। अब इसीलिए शेरशाह अचानक आक्रमण करना चाहता था और इसीलिए उसने दिल्ली और आगरा के मध्य शिकार के बहाने वो घूमता रहा, यानी कि ये दिखाता रहा कि मालदेव पर आक्रमण करने का कोई इरादा नहीं है। और इसके बाद उसने तीसरा एक ऐसा रास्ता अपनाया जो मालदेव की कल्पना से परे था। आगरा से दिल्ली, दिल्ली से नारनौल और नारनौल से फतेहपुर शेखावाटी पहुंचा और उसने आगरा और रणथंभौर से अपनी सेनाएं मंगवा ली और इसके बाद रेतीले मार्ग से डीडवाना पहुंच गया। यहाँ उसे मालदेव के सेनापति कूपा से युद्ध करना पड़ा। कूपा युद्ध में पराजित हुआ और चला गया और शेरशाह के आगमन की सूचना कूपा ने ही मालदेव को दी। मालदेव पहले से ही सतर्क था, बस उसे रास्ता नहीं पता था और शेरशाह का सामना करने के लिए वो अजमेर पहुंचा। लेकिन उसने अब अजमेर में शेरशाह का सामना करना की योजना त्याग दी और वो जैतारण और पीपाड़ में अपनी सेना एकत्रित कर ली। इन दोनों स्थानों की स्थिति ऐसी थी कि जोधपुर पर किसी भी ओर से होने वाला आक्रमण का सामना जैतारण और पीपाड़ से किया जा सकता था। मालदेव ने इन स्थानों पर बहुत अच्छी किलेबंदी कर रखी थी, अतः शेरशाह ने मालदेव का ध्यान बटाने के लिए आगरा और रणथंभौर से आने वाली सेना को अजमेर पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। लेकिन मालदेव जैतारण और पीपाड़ में ही डटा रहा। इसीलिए शेरशाह ने और उसने आगे बढ़कर बाबरा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाल दिया, अपने चारों ओर खाइयाँ खोद दी और रेत के बोरों की दीवारों की आड़ बना दी। इस तरह से अपनी सेना की सुरक्षा करनी प्रारंभ कर दी। अब मालदेव ने भी जैतारण के पास गिरी नामक स्थान पर अपना पड़ाव डाल दिया। शेरशाह ने जब मालदेव की इतनी बड़ी सेना देखी तो वो जान गया कि सीधे ही सेना के साथ युद्ध करना बहुत मुश्किल है। 1 माह तक दोनों सेनाएं आमने सामने पड़ी रहीं। शेरशाह को उस समय में कठिनाई थी क्योंकि वो दूसरी भूमि पर था और इसलिए उसे रसद इत्यादि की कठिनाई थी। मालदेव को कोई कठिनाई नहीं थी, तो मालदेव ने कूटनीति से काम लिया और उसने एक षड्यंत्र किया। नैन्सी का कथन है कि मेड़ता के वीरमदेव ने 20,000 रुपये मालदेव के सेनापति कूपा के पास भिजवाए और ये कहलवाया कि वो उसके लिए कंबल खरीद ले।
और इसी प्रकार मालदेव के दूसरे सेनापति जीता के पास 20,000 रुपये भिजवाए और ये कहा कि सुरुई की तलवारें खरीद ली। और उसके बाद मालदेव को सूचना दी कि उसके सेनापति रिश्वत लेकर शेरशाह से मिल गए हैं और इसका प्रमाण उनके खेमों में जांच करा ले, उनके पास पैसे मिल जाएंगे। मालदेव ने उनके डेरों की जांच करवाई। जेता और कूपा के डेरों से उन्हें रुपए मिल गए। मालदेव का अपने सामंतों से विश्वास उठ गया। इसी के साथ ये सूचना भी भिजवाई कि उसके कुछ सेनापति जो हैं वो, मतलब ये भी कहा जाता है कि ये भी षड्यंत्र था कि शेरशाह की जो कुछ ढालें थीं उन ढालों को किसी ठेकेदार के माध्यम से बहुत सस्ते में उसने मालदेव के सैनिकों को बिकवा दिया और मालदेव तक यह सूचना भिजवाई कि शेरशाह के मतलब जो मालदेव के कुछ सैनिक जो हैं वो शेरशाह की ओर मिल गए हैं और इसका प्रमाण उनके पास ढाले हैं। शेरशाह जब मालदेव ने उन ढालों की खालें उधड़वा कर उन ढालों को चेक कराया तो उन पर शेरशाह का नाम अंकित मिला। और इन सब परिस्थितियों से मालदेव जो था वो डर गया और भयभीत होकर बिना युद्ध किए ही वो वापस चला गया। साथ ही ढालों में छिपे हुए जो फरमान थे वो भी मालदेव के खेमे के पास ही गिरा दिए गए थे। इन सब के बाद जो मालदेव था वो मालदेव वहाँ से अपनी सेना के साथ चला गया। अब चूँकि जेता और कूपा इन दो के ऊपर आरोप आया था, तो जब 4 जनवरी 1544 को मालदेव रणक्षेत्र को छोड़कर जोधपुर लौट गया और उसके साथ अधिकतर सरदार भी चले गए। जेता और कूपा और कुछ सरदार वहाँ रह गए। मालदेव के लौटने के बाद जेता और कूपा को ये लगा कि उनके माथे पर जो कलंक लगा है उसे धोना आवश्यक है और इसीलिए उन्होंने रात्रि में ही अफगानों पर आक्रमण की योजना बनाई। लेकिन रात्रि में वे रास्ता भूल गए, भटकते रहे। सुबह शेरशाह पर कूपा और जेता ने 20,000 सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया और शेरशाह की सेना के अग्रभाग को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसा लगने लगा कि शेरशाह पराजित हो जाएगा। लेकिन इसी समय में शेरशाह का सेनापति जलाल खां जुलानी एक नई सेना के साथ रणक्षेत्र में पहुंच गया। अफगानों की स्थिति मजबूत हो गई। हालांकि राठौड़ों ने बहुत वीरतापूर्वक शेरशाह का सामना किया, लेकिन अंत में वे पराजित हुए। जेता, कूपा और अन्य सरदार लड़ते हुए मारे गए। इस समय में शेरशाह के मुख से ये वाक्य निकला था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। ये बहुत अधिक प्रसिद्ध है और कई बार ये सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खोजी होती, तो इसका उत्तर होता है पूरा गिरी सुमेल के युद्ध का वर्णन करना कि किस प्रकार से हुमायूं का वो शेरशाह का मालदेव के साथ संघर्ष हुआ, उनके मध्य वैमनस्य हुआ युद्ध के कारण इत्यादि, ये सब आपको लिखना होता है। इस उक्ति से ये स्पष्ट होता है कि शेरशाह ने बहुत मुश्किल से हारते हारते इस युद्ध को जीता था। अब इस युद्ध का महत्व क्या था? यह युद्ध मारवाड़ के भाग्य के इतिहास में निर्णायक युद्ध था। मालदेव के लिए घातक रहा। जेता और कूपा जैसे योग्य सेनानायक जो थे वो मर चुके थे। मारवाड़ का जो गौरव और सम्मान था वो काफ़ी हद तक कम हुआ। शेरशाह की पराजय से दिल्ली में अफगान सत्ता शेरशाह की वजह से दिल्ली में अफगान सत्ता सुदृढ़ हो गई। हालांकि अगर वो हार जाता तो दिल्ली की सत्ता भी उसके हाथ से निकल जाती। राजपूतों ने हालांकि इस युद्ध से कोई सबक नहीं लिया। उन्होंने अब भी एकता की महत्ता को नहीं समझा। इस युद्ध का परिणाम ये था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि राजपूतों का वैभव और स्वतंत्रता सदा के लिए अंत हो गई, क्योंकि इसके बाद मालदेव ने हालांकि मारवाड़ पर पुनः अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन फिर अकबर का साम्राज्य आ गया और अकबर ने राजस्थान को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया था। यहाँ से मारवाड़ में आश्रितों का इतिहास प्रारंभ होता है। कल्याणमल, ज्ञान सिंह, जय सिंह, अजीत सिंह ऐसे राजाओं ने शासन किया। राजपूतों की पराजय का कारण भी मुख्यतः था शेरशाह ने षड्यंत्र करके उनमें आपसी फूट डाल दी। शेरशाह के पास एक सुदृढ़ तोपखाना था जिसके आगे घोड़े भार। इन विभिन्न कारणों से जब राजपूतों की पराजय हो गई तो राजपूतों की पराजय के पश्चात और गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की विजय के पश्चात शेरशाह ने एक सेना जोधपुर पर अधिकार करने के लिए भेजी ताकि उसकी मारवाड़ विजय सुनिश्चित हो जाए, और उसने स्वयं ने एक सेना के साथ आगे बढ़कर अजमेर पर अधिकार कर लिया। अजमेर पर अधिकार करके मेड़ता गया। आपको ध्यान होगा
आपको बताया गया था मेड़ता का वीरमदेव और बीकानेर का कल्याण बल दोनों ही शेरशाह की शरण में पहुंचे थे और गिरी सुमेल के युद्ध में उन्होंने ही षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो शेरशाह ने उनका उपकार का बदला देने के लिए मेड़ता पहुंचा और मेड़ता को वीरमदेव को सौंपकर नागौर होता हुआ बीकानेर पहुंचा। बीकानेर जीता, बीकानेर कल्याणमल को सौंप दिया और यहाँ से जोधपुर पहुंचा। जब मालदेव को शेरशाह के जोधपुर आने की खबर मिली तो वो सिवाना के जंगलों की तरफ चला गया और जोधपुर के रक्षक त्रिलोक सिंह ने शेरशाह की सेना का मुकाबला किया, लेकिन रसद की कमी के कारण वह दुर्ग से बाहर निकलकर जब शत्रु के साथ युद्ध करने लगा तो वीरगति को प्राप्त हुआ और शेरशाह का जोधपुर पर अधिकार हो गया। शेरशाह ने जोधपुर पर अपने संरक्षकों या अपने सरदारों सईद खां, बिलोच खां, ख्वास खां, ईसा खां आदि को वहाँ का नियंत्रण दिया और उसके बाद वो चित्तौड़ पहुँच गया। लेकिन जब वो चित्तौड़ पहुँचा तो उदय सिंह, चूँकि अभी उदय सिंह जो था वो बहुत छोटा बच्चा ही था, इसीलिए उदय सिंह ने भी बिना युद्ध किए दुर्ग की चाबियाँ उसके पास भिजवा दी और एक तरह से शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली। और इन सबसे संतुष्ट होकर शेरशाह मेवाड़ का प्रबंध शमश खां को सौंपकर मालवा की ओर चला गया। शेरशाह के मारवाड़ से लौटते ही अधिकांश क्षेत्र जहाँ जहाँ वो अपने सूबेदारों को बिठाकर गया था उन जगहों पर कुछ ही समय तक शेरशाह का अधिकार रहा। जैसे ही 22 मई 1544 को कालिंजर के घेरे में तोप फटने से, बारूद का ढेर फटने से शेरशाह की मृत्यु हुई तो उसका जो पुत्र जब गद्दी पर बैठा तो वो शेरशाह के बराबर योग्य नहीं था और इसीलिए कुछ समय के बाद मालदेव को मौका प्राप्त हो गया कि वो धीरे धीरे उसने अपने सारे क्षेत्रों में से अधिकांश को हस्तगत कर लिया। धन्यवाद।